गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इकोलॉजी जो यूनिट है उसमें आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर 13 और उसके बाद में इकोसिस्टम चैप्टर 14 आप कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो बेसिक फंडामेंटल्स के साथ हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, डेटाज हैं, कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो आप इसको परफेक्टली एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका परफेक्टली पढ़ने का एफर्ट करें, निश्चित तौर पर आप समझ पाएंगे। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात की जा रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कोई भी एक नेचुरल हैबिटेट और जियोग्राफिकल एरिया, इस जियोग्राफिकल एरिया और नेचुरल हैबिटेट में जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की प्रेजेंस है। ठीक है, यहां आप ये कहेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स प्रेजेंट हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, एनिमल्स एंड एग्जैक्टली माइक्रोब्स। ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स इस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया की आप ये कह सकते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, द फ्लोरा आप जानते हैं वेजिटेशनल रिकॉर्ड होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, जो वेजिटेशन है उन वेजिटेशन का रिकॉर्ड फ्लोरा कहा जाता है। द फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया, ये जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहा जा सकता है। तो देखिए फ्लोरा आप कह सकते हैं वेजिटेशंस जो हैं, इन वेजिटेशंस का रिकॉर्ड है, और जो फौना है ये एनिमल स्पीसीज या एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से जो माइक्रोब्स हैं उन माइक्रोब्स को रिप्रेजेंट करने वाला कोई परफेक्ट डेटा जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। सो एग्जैक्टली द माइक्रोब्स आर इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली दे आर द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि किसी भी इकोसिस्टम की जो फूड चेन है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर क्या प्रेजेंट होंगे? हर एक ट्रॉफिक लेवल पर स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं माइक्रोब्स की प्रेजेंस है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के डेटाज में और रिकॉर्ड में उसको शामिल नहीं किया जाता। उसके बेसिक रीजंस भी हमें यहाँ दे रखे हैं कि हमारे टेक्सोनोमिक मेथड्स जो हैं वो इतने कन्वीनियंट नहीं है जिससे हम इनको डिटेक्ट कर सकें। इसके अलावा आपको बताया गया है कि इनका जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, जनरेशन टाइम इनका शॉर्ट होता है, ये रैपिडली ग्रो करते हैं या रैपिडली रिप्रोड्यूस होते हैं। सो काउंट कर पाना या इनकी डाइवर्सिटी जो है उसको डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी आप ये कहेंगे plants and animals of an area, plants and animals of an area represent the biodiversity of that area. ठीक है, plants and animals of an area represent the biodiversity of that area. इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, देखिए माइक्रोब्स के लिए स्टार लगा के स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, नॉट इंक्लूडेड under the data of biodiversity। डेफिनेटली वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, बट इनके डेटाज जो हैं, बायोडाइवर्सिटी के जो डेटाज हैं उनमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। रीजन आप कह सकते हैं फर्स्ट, टेक्सोनोमिक मेथड्स are not suitable। स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमिक मेथड्स जो हैं वो सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं शामिल किया गया ये हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल, और सेकंड आप कह सकते हैं शॉर्ट जनरेशन टाइम, या फिर आप कह सकते हैं दे रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लिकेट रैपिडली।
ये रैपिडली मल्टीप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं बहुत फास्ट, तो नंबर बहुत जल्दी इनका बढ़ जाता है। आपने इवन ये पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का जनरली जो जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स काउंट किया जाता है। एवरेज टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, वेरिएबल हो सकता है। तो इतने टाइम में स्पीसीज जो है वो डबल हो जाती है। अब इतने टाइम में डबल हो जाने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनके डेटा जो है उनका एग्जैक्टली एस्टिमेशन किया जाना स्टूडेंट्स काफी मुश्किल है। हालांकि ऐसा है 4500 बैक्टीरियल स्ट्रेंस used or identified या फिर आप कह सकते हैं used during laboratory experiments। जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हैं इनमें अब तक 4500 बैक्टीरियल स्पीसीज जो हैं वो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, उनको डिटेक्ट किया जा चुका है, उनको पहचाना जा चुका है। क्लियर? तो देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी आप ये कह सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रोब्स हैं, इन प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स का एक कॉम्बिनेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हमने कहा द फ्लोरा एंड फौना ऑफ एन एरिया विल रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा। यहां आपने कहा जो माइक्रोब्स हैं उनके डेटा को बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता, या फिर आप ये कह सकते हैं माइक्रोब्स नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेटा जो बायोडाइवर्सिटी। और क्यों नहीं किया जाता उसके रीजंस मैंने यहां लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बायोडाइवर्सिटी है, टर्म बायोडाइवर्सिटी प्रपोज्ड बाय एडवर्ड विल्सन जो सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। टर्म बायोडाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय या पॉपुलराइज्ड भी आप कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड विल्सन, पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। और देखिए एडवर्ड विल्सन जो थे स्टूडेंट्स, ये थे सोशियो बायोलॉजिस्ट। ठीक है, सोशियो बायोलॉजिस्ट। एडवर्ड विल्सन ने ये जो टर्म है वो पॉपुलराइज करवाया। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी के कुछ डेटाज ये इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद ही इसको जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स आ जाएं, एनसीईआरटी है मेरे पास, पेज नंबर आप आए 258। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर 15 है। देखिए यहां मेंशन किया गया, इफ एलियन फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट गैलेक्सी were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। ये कह रहा है कि कोई एलियन अगर धरती पे आए, मतलब आपने वो देखा होगा ना पीके, तो कोई पीके टाइप अगर इस गोले पे आए तो इस गोले पे आके वो अगर देखेगा तो यहाँ इतनी जो बड़ी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को देख के उसका वंडरिंग और सरप्राइजिंग होना बनता है। यहां कह रहा है अर्थ द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बफेल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी यहां एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका एक रेफरेंस आप वहां से ले सकते हैं, एनसीईआरटी का जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है वहां हम ये कहते हैं, टेक्सोनोमिक रेफरेंसेज में पढ़ते हैं, 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड। ठीक है, तो जो काम की बातें हैं वो मेंशन करते जा रहा हूं मैं। 1.7 to 1.8 millions of species, 1.7 to 1.8 millions of species, ये आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड और इन्वेंटेड। इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड आप कहेंगे, अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं ये इतनी। यहां बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में आपको कुछ डेटास दिए गए हैं और इनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है रॉबर्ट में जो है उनका एक साउंड एस्टिमेशन है, साइंटिफिक एस्टिमेशन है, अकॉर्डिंग टू हिम दिस में अप टू 7 मिलियन। ठीक है, और आपके और मेरे जैसे जो नॉन साइंटिफिक लोग हैं वो एस्टिमेशन लगाते हैं कि ये 25 to 50 मिलियन हो सकता है। तो मैं आगे पढ़ रहा हूं इसको।
Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. ठीक है? The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. एक आम आदमी जो है वो ये मानने में या उसको ये यकीन होने में बड़ा मुश्किल होगा कि पृथ्वी पर, इस अर्थ प्लेनेट पर 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा एंट स्पीसीज हैं। आप कहेंगे चींटियां जो है उनका टाइप 20,000 से ज्यादा बताया गया है। 3 लेग स्पीसीज ऑफ बीटल्स, जो बीटल हैं उनकी 3 लेग स्पीसीज वो कह रहा है। और फिर कहा गया 28 स्पीसीज ऑफ फिशेज, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ द ऑर्किड्स। जो ऑर्किडेसी फैमिली के ऑर्किड्स हैं, जो मोनोकोटाइलेडोनम प्लांट्स हैं, उनका कहा जा रहा है 20,000 स्पीसीज हैं, 28,000 स्पीसीज फिशेज की हैं। 3 लाख से ज्यादा टाइप जो हैं या स्पीसीज हैं वो आप कह सकते हैं बीटल्स के हैं, एंड 20,000 जो हैं वो एंट्स हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत, आप ये कह सकते हैं, अमेजिंग डाटा है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने सारे टाइप के, पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है कि इतने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म या टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया जा रहा है, वो हमारे प्लेनेट अर्थ पर सर्वाइव करते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहां कह रहा है इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को समझने और उसके डिफरेंट लेवल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इकोलॉजिस्ट और जो सोशियो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस या क्वेरीज जो है उनके थ्रू इसको डिस्कस करते हैं या समझते हैं। ये कह रहा है व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज। सबसे पहली बात, यहां इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए इतनी सारी स्पीसीज इसलिए हैं क्योंकि अर्थ पर जब से इवोल्यूशन शुरू हुआ तब से डाइवर्सिफिकेशन होता रहा। डाइवर्सिफिकेशन इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज बनती चली गई। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन था, इस डाइवर्सिफिकेशन के कारण इतनी स्पीसीज आ गई। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। क्या हमेशा से पृथ्वी के इतिहास में अर्थ की जो हिस्ट्री है वहां इतनी ही डाइवर्सिटी एग्जिस्ट किया करती थी? आपका आंसर रहेगा नो। मैंने बचपन में पढ़ा था सोशल स्टडी में, आपने भी पढ़ा होगा, पृथ्वी एक आग का गोला थी। क्लियर? अब जब पृथ्वी आग का गोला थी तो डेफिनेटली इतनी स्पीसीज तो नहीं रहती होंगी, नहीं रही होंगी पहले। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो हुआ, इवोल्यूशन का जो प्रोसेस हुआ उसके साथ साथ स्पीसीज इंट्रोड्यूस होती चली गई, स्पीसीज आती चली गई। तो अर्थ की हिस्ट्री में हमेशा से जो है वो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी नहीं थी। आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, आप सेल जब पढ़ते हैं तो वहां भी आप बात करते हैं अबाउट 4 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। आप ये जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और 3 to 3.5 मिलियन ईयर एगो आप कहेंगे यूकैरियोटिक सेल जो है वो नेचर में इंट्रोड्यूस हुई, एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। तो ऑब्वियस है यहां अर्थ की जो हिस्ट्री है थ्रू आउट इतनी डाइवर्सिटी वहां प्रेजेंट नहीं थी। नेक्स्ट ये कह रहा है स्टूडेंट्स, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, हाउ एंड व्हाई दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर। ये इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ? तो उसका भी रीजन आपके पास वही है कि जो स्पेसिएशन है या डाइवर्सिफिकेशन है नेचर में, वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू होता रहा। फिर कह रहा है हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि देखिए बायोस्फीयर का जितना डाइवर्सिफिकेशन होता है या बायोस्फीयर में जितनी डाइवर्सिटी है, बायोस्फीयर जितना रिच और जितना हेल्दी होगा, अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं उतना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद would it function any differently if the diversity was much less। अगर ये जो डाइवर्सिटी है ये काफी कम अगर हो जाए तो क्या जो बायोस्फीयर है उसकी फंक्शनिंग पे असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये बायोस्फीयर का कोई एक पार्ट हम ले लेते हैं, कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है और इसको आप इकोसिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ये अगर कम हो जाए तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं इस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा। डेफिनेटली द फंक्शनिंग ऑफ दिस इकोसिस्टम वुड अफेक्ट। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से ह्यूमन जो है वो कैसे बेनिफिटेड है, ये स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा है। देखिए ह्यूमन अपने सर्वाइवल से लेकर आप ये कह सकते हैं डेली रूटीन का के जो यूजेज हैं उसके या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब में इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को, बायोस्फीयर की डाइवर्सिटी को स्टूडेंट्स यूज करता है। क्लियर? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इस डाइवर्सिफिकेशन पे अब आते हैं। देखिए जो टोटल है उसका 70% जो है वो एनिमल्स। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स
डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, आप ये कहेंगे 70% ऑफ टोटल। जितनी डाइवर्सिटी नेचर में अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है उसका 70% आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, 70% तक क्या है, एनिमल्स है। तो एनिमल्स का इतना डाइवर्सिफिकेशन क्यों हुआ, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, एनिमल्स का इतना डाइवर्सिफिकेशन क्यों हुआ। तो देखो, ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सब आप नोट करते जाएं, ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, greater diversification of animals because देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस है। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आप ये कहेंगे नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस है तो उससे क्या होगा, देखिए नर्वस सिस्टम की जो प्रेजेंस है उससे वो स्टिमुलाई या स्टिमुलस को जो है वो इजीली रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस से आप ये कह सकते हैं दे रिसीव स्टिमुलाई, और स्टिमुलस या स्टिमुलाई को अगर स्टूडेंट्स को रिसीव करते हैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, जो स्टिमुलस उनको रिसीव करने में उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में जो होने वाले चेंजेज हैं या स्टिमुलस हैं उनको जब ये रिसीव करते हैं या स्टिमुलाई जब ये रिसीव करते हैं, बाय रिसीविंग देम दे कैन रेस्पॉन्ड एग्जैक्टली, या फिर आप कह सकते हैं मोर परफेक्टली, ठीक है। तो इनका जो रेस्पॉन्सिंग बिहेवियर है, रेस्पॉन्सिव बिहेवियर, हालांकि हर एक ऑर्गेनिज्म नेचर में बिहेवियर, रेस्पॉन्सिव बिहेवियर देती है, रेस्पॉन्सिंग बिहेवियर ये आप कहेंगे मोर परफेक्ट, ठीक है। प्लांट्स से अगर आप कंपेयर करें तो आप ये कहें ज्यादा परफेक्ट ये है, ठीक है। इसके अलावा अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, अगर वहां स्ट्रेसफुल आ जाती हैं तो वे मोबिलिटी में जा सकते हैं, वो मोबाइल हैं और वो कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं। दे आर मोबाइल, दे आर मोबाइल, ठीक है। आप वाला सेलफोन नहीं है ये, मोबिलिटी है इनमें, एंड कैन अवॉइड, मोबिलिटी से स्टूडेंट्स क्या फायदा हुआ, कैन अवॉइड द कंपटीशन, ठीक है, कैन अवॉइड द कंपटीशन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में प्रीडेशन की एक्टिविटी में मैंने एक बात आपसे डिस्कस की थी, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, वो कहता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और प्रोड्यूसर्स प्लांट्स और उसके बाद में जो हर्बीवोर्स हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो देखिए हर्बीवोर्स तो इसलिए अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास फूड अल्टरनेटिव जो है वो प्रोड्यूसर्स ही हैं, और प्रोड्यूसर्स इसलिए अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनमें मोबिलिटी नहीं है, वो जिस हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं उन्हीं हैबिटेट में उनको रहना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो उनका जो प्रीडेटर है दैट कैन प्रीडेट दीज ऑर्गेनिज्म और द प्लांट्स इजीली, क्लियर। तो आप ये कह रहे हैं ये मोबाइल हैं और कंपटीशन अवॉइड कर सकते हैं, और फिर आप लास्ट लिख सकते हैं दे आर सब्जेक्टेड टू less variable environmental conditions। आपको नोट करना है, दे आर सब्जेक्टेड टू लेस वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब आप ये कह सकते हैं मोर कांस्टेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, मोर कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ स्टूडेंट्स को सर्वाइव कर सकते हैं। और मोर कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ ये सर्वाइव करते हैं तो एग्जैक्टली इससे क्या फायदा हुआ, आप ये कहेंगे उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ज्यादा अच्छे से हो पाया, ज्यादा तेजी से हो पाया, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हैं द ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, बिकॉज दैट रिसीव द स्टिमुलाई एंड कैन रेस्पॉन्ड मोर परफेक्टली, रेस्पॉन्सिव बिहेवियर, इसीलिए आपने कहा उनका ज्यादा परफेक्ट है। दे आर मोबाइल एंड कैन अवॉइड द कॉम्पिटिशन, दे सब्जेक्टेड to the less seasonal या less variable environmental conditions, more constant environment में वो survive करते हैं, मतलब वो मोबिलिटी उनमें है। तो खराब स्थितियां अगर हैं, आप कह सकते हैं less hospitable conditions अगर हैं, तो वो more hospitable areas की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और ऐसा होने से उनको अपने आप को एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में प्लांट्स के कंपेरेटिवली आप ये कह सकते हैं कम एफर्ट करने पड़े या उनके लिए ज्यादा इजी रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए बायोडायवर्सिटी आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स का जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कम्युलेटिवली द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑफ एन एरिया विल कॉल एज द डाइवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। तो ये जो बायोडायवर्सिटी है, इसमें अगली बात हम ये डिस्कस करेंगे। आपने कहा जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है दैट इज द 70% ऑफ टोटल, और इसमें भी आपको जानकर ताज्जुब तो नहीं होगा, क्योंकि आप सब पहले पढ़ चुके हैं, इवोल्यूशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा। इंसेक्ट्स की जो डाइवर्सिटी है वो एनिमल्स की डाइवर्सिटी का भी 70% है। सो व्हाई द हाई डाइवर्सिफिकेशन इन इंसेक्ट्स या हाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट्स, एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स कैसे हुआ, उसको मैं यहां स्टूडेंट्स नोट कर रहा हूं। तो अगला पॉइंट आप लिख लें, एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इंसेक्ट्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इसका रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हैं थिक काइटिनस लेयर, जो इनकी बॉडी है उन बॉडी पर थिक काइटिनस लेयर प्रेजेंट थी, और ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रही थी एज एक्सोस्केलेटन, ये प्रेजेंट थी। थिक काइटिनस लेयर एंड वॉल, स्टूडेंट्स इसके प्रेजेंट होने से क्या हुआ? दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ, दिस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ इसको जब मिला, या प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के प्रोवाइड करवाए जाने से इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है या इनका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो आप ये कह सकते हैं इजीली हो पाया। मतलब इनका जब डेवलपमेंटल प्रोसेस हो रहा था तब इनको एनवायरमेंट में जो प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी वो इनके एक्सोस्केलेटन के कारण आई, और वो जो है वो क्या था? काइटिनस लेयर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के एक बेसिक डेटा को हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डाइवर्सिटी है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है, उसमें 70% डाइवर्सिटी एनिमल्स की है, एंड एनिमल्स की 70% डाइवर्सिटी में से भी 70%, जो टोटल एनिमल्स की डाइवर्सिटी है उसमें से भी 70% जो डाइवर्सिटी है वो किसकी है? इंसेक्ट, सॉरी, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम यहां आ रहे हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की चैप्टर फर्स्ट में जो आपने पढ़ी उसमें कहा ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर और द बायोम। ये बेसिक जो बायोडाइवर्सिटी, बेसिक जो लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जो 4 लेवल्स हैं, ये हमें एनॉर्मस डाइवर्सिटी जो है या इतना बड़ा जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट करने में हमें हेल्प करते हैं। तो इस डाइवर्सिटी को हम किस किस लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी होगी, जैसे एक ही टाइप की स्पीसीज हैं, हम सब हैं, आप और मैं, हम सब जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। अब ह्यूमन पॉपुलेशन को
हम बनाते हैं या ह्यूमन पॉपुलेशन में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिए, पॉपुलेशन जहां हमने डिस्कस किया था वहां मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, ओवरऑल सेम जीन पूल को आप शेयर कर रहे हैं। क्लियर? सेम जीन पूल को आप शेयर कर रहे हैं, तो लीस्ट टू लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर कहीं आप देखेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में देखेंगे। डेफिनेटली आप और मैं जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हैं, बट ओवरऑल हम एक ही जीन पूल को शेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए या बायोडाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए मैं बायोडाइवर्सिटी के कुछ लेवल्स डिस्कस कर रहा हूं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। आपको दिया गया है जेनेटिक डाइवर्सिटी, आपको दिया गया है स्पीसीज डाइवर्सिटी और आपको दिया गया है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्लियर? तो ये सब आप नोट करें और अगले उस पे मैं आ रहा हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए आप ये कह रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की हम बात करते हैं। तो यहां आपके पास सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड फाइनली हम कह सकते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यहां इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आप कॉल करते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। इनमें परफेक्टली उतनी बातें मैं लिखूंगा जितनी जरूरत है, बाकी डिस्कस हम कर रहे हैं। देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, तो आप ये कहेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक बेसिस है, उसका जो जीन बेसिस है वहां से ये शुरू करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या रेफर करती है, तो आप ये कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ जीन्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी related to number of genes, clear, their alleles, chromosomes, ठीक है। ये जो है वो नंबर ऑफ जीन्स की बात करता है, उसके एलिल्स की बात करता है, क्रोमोसोम्स की बात करता है, जो किसी एक ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ जीन्स, देयर एलिल्स एंड क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, आप और मैं जो हैं, हमारे में एक वेरिएशन है। वो वेरिएशन कौन एक्सप्लेन करेगा? द जेनेटिक डाइवर्सिटी। हम एक ही स्पीसीज की ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही आप ये कह सकते हैं पॉपुलेशन को हम बनाते हैं, उसके बाद भी हम डिफरेंट हैं, तो हमारे बीच का जो डिफरेंस है इट एक्सप्लेन, ठीक है, और इट क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिफरेंस इन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, मैं लिख रहा हूं, इट एक्सप्लेन्स differences between individuals of a species. Individuals of a species. किसी एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं स्टूडेंट्स, उनका ये डिफरेंस जो है उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में जेनेटिक डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे ये दो ह्यूमन जो है उनके बीच का डिफरेंस बताती है। आप और मैं क्यों डिफरेंट हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स एंड द क्रोमोसोम्स एंड द सीक्वेंसिंग, क्लियर। तो यहां से आप ये कह सकते हैं इट कैरेक्टराइज द ट्रेट्स ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है। इट मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी कैरेक्टराइज the traits of a species. किसी एक स्पीसीज के जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको ये कैरेक्टराइज करती है। अब अगर हाई लेवल की जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो उसका इंफ्लुएंस क्या आना चाहिए?
इन्फ्लुएंस, लास्ट में आप मेंशन कर लें इसका इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस हम कब बात कर रहे हैं? जब लेवल जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेवल बढ़ जाएं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेवल अगर हाई होते हैं तो आप ये कह सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में अडेप्टिबिलिटी लाता है, उसको एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे ह्यूमन जो है वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, इसका एक रीजन आपने ये पढ़ा, कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो पॉसिबल हैबिटेट्स हैं वहां तक ह्यूमन की अप्रोच है। तो आपने ये पढ़ा, ऐसा क्यों है? बिकॉज क्विक रिस्पॉन्स की उसमें कैपेबिलिटी है, वो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होल्ड करता है। इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है स्टूडेंट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें जो है वो अडेप्टिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइवर्स हैबिटेट देती है। इन्फ्लुएंस more diversification provide adaptability, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हुआ है तो उसकी ऑर्गेनिज को जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके कारण आप ये कह सकते हैं क्या मिलती है? अडेप्टिबिलिटी मिलती है। वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्टूडेंट सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेबल हो जाती है। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो है वो डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है। क्लियर? तो ये हुए इन्फ्लुएंसेज। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है दैट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ जीन्स, देयर एलील्स, क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये जो है वो डिफरेंसेज इन बिटवीन इंडिविजुअल्स को एक्सप्लेन करती है। क्लियर? एक और बात स्टूडेंट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है that is the measure of variety of genetic information, variety of genetic informations contained in an individual, in an ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल में जो जेनेटिक वैरायटी है उस जेनेटिक वैरायटी को आप ये कह सकते हैं, या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उनका जो मेजरेबल एस्पेक्ट है, मेजरमेंट है, दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है। अब देखिए यहां वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया, आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। राउल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है, तो पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद में जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जांपल में हम आएंगे। तो अगला आप कह सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी रिलेटेड विद number of species, related with the number of species and their distribution. Related with the number of species and their distribution, जो स्पीसीज का नंबर है और किसी एक स्पीसीज या बहुत सारी स्पीसीज जो हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को ये रेफर करता है। यहां जैसे आपने कहा ये जो है वो कैरेक्टराइज करती है द ट्रेड्स ऑफ स्पीसीज, यहां आप कहेंगे कैरेक्टराइज ट्रेड्स ऑफ ए कम्युनिटी, ट्रेड्स ऑफ ए कम्युनिटी। स्टूडेंट्स किसी कम्युनिटी के ट्रेड्स को ये कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ट्रेड्स को कैरेक्टराइज किए जाने की बात यहां की जा रही है। अब अगर ये स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इफ स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होगी, किसी एक कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ मैंने एरो लगाया है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? देखिए किसी कम्युनिटी में जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उतना ही बायोटिक इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो इन्फ्लुएंसेज, जैसे इन्फ्लुएंसेज जिसके आपने लिखे थे उसी तरीके से इन्फ्लुएंसेज में लिख रहा हूं
इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस पे आप आइए तो आप ये कहेंगे इंक्रीज द बायोटिक इंटरेक्शन, इंक्रीज इन बायोटिक इंटरेक्शन। जो बायोटिक इंटरेक्शंस हैं उन बायोटिक इंटरेक्शंस में इंक्रीज आएगा। देखिए जितना बायोटिक इंटरेक्शंस में इंक्रीज आता है, आप ये कहते हैं इकोसिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती चली जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लीड करवाएगी मोर स्टेबल कम्युनिटी, मोर स्टेबल कम्युनिटी। स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है वो आप ये कहेंगे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द मोर बायोटिक इंटरेक्शंस। क्लियर? तो हम यहां से ये कह पा रहे हैं द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो बायोटिक कम्युनिटी या कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, उनका नंबर जितना बढ़ेगा, जितना स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन होगा, उतना ही आप ये कह सकते हैं वहां बायोटिक इंटरेक्शंस इंक्रीज होंगे और ये किसी कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम जो है उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को, उसकी आप ये कह सकते हैं स्टेबल फॉर्म को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है? तो ये कम्युनिटी सॉरी स्पीसीज डाइवर्सिटी है। यहां स्पीसीज डाइवर्सिटी के रेफरेंस में भी कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। जो वेस्टर्न घाट है उनकी डाइवर्सिटी को कंपेयर किया गया है, वहां एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन को डिस्कस किया गया है। तो एक बार मैं तीनों को कैटेगराइज कर रहा हूं, फिर इनके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स क्या है, आप ये कह सकते हैं वेरियस इकोसिस्टम्स ये इंक्लूड करता है, वेरियस इकोसिस्टम्स। जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, डेजर्ट इकोसिस्टम, ओशियंस और सी, ग्रासलैंड, या आप कहते हैं एस्चुरीज, या आप कहते हैं कोरल रीफ। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं। ऐसा ही है, डेजर्ट्स, ओशियंस, ग्रासलैंड, एस्चुरीज एंड कोरल रीफ्स, ये सब स्टूडेंट्स इकोसिस्टम्स हैं। अब आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे टाइप के इकोसिस्टम इंडिया में प्रेजेंट है। हमारी कंट्री जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं हाईली डाइवर्स कंट्री है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम क्या किसको कहेंगे? डेजर्ट इकोसिस्टम अपने आप में एक बना रहा है, ओशियन बना रहा है, ग्रासलैंड बना रहा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से। द वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स रिप्रेजेंट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। इंडिया के केस में, आप फिर मैं कह रहा हूं, इंडिया के केस में हम ये कह सकते हैं कि हम जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ हाईली डाइवर्स कंडीशंस प्रेजेंट है। ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स, मैं ये भी कह सकता हूं ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। क्लियर? तो अब देखिए इनके एग्जांपल्स पे आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल दे रखा है आपको। राउल्फिया वोमिटोरिया। देखिए राउल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है। क्लियर? राउल्फिया वोमिटोरिया आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज द मेडिसिनल प्लांट। ठीक है? इस मेडिसिनल प्लांट का हैबिटेट अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ हिमालय, ये हमें दे रखा है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ हिमालय जो हैं उनमें ये एग्जिस्ट करता है, उनमें ये प्रेजेंट रहता है। अब यहां डाइवर्सिटी क्या है, तो यहां आप देखिए इट शोज द जेनेटिक वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन द राउल्फिया वोमिटोरिया that occur in the different regions of Himalaya shows variations। किस किस में वेरिएशन शो करता है? shows variations in, देखिए सबसे पहली बात तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो राउल्फिया वोमिटोरिया है ये वेरिएशन शो करता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। जो प्लांट्स उगते हैं राउल्फिया वोमिटोरिया के हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, वो वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशंस इन potency
and concentration of substance रेसरपिन। स्टूडेंट्स, रेसरपिन एक सब्सटेंस है जो राउल्फिया वोमिटोरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ये रेसरपिन सब्सटेंस आपने पहले ही लिखा था, ये मेडिसिनल प्लांट है। ये रेसरपिन सब्सटेंस जो है, इसकी पोटेंसी, एग्जैक्टली इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, ठीक है। पोटेंसी से मतलब क्या है कि ये जो है वो इसका इफेक्टिवनेस क्या है। पोटेंसी इज एग्जैक्टली द इफेक्टिवनेस। पोटेंसी इज एग्जैक्टली द इफेक्टिवनेस। तो वो जो पोटेंसी है उसकी पोटेंसी में और एग्जैक्टली कंसंट्रेशन में जो है वो ये वेरिएशन शो करता है। कौन सा प्लांट? राउल्फिया वोमिटोरिया, जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ हिमालय में ग्रो कर रहा है। स्टूडेंट्स, इट शोज द वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस रेसरपिन। जो रेसरपिन एल्केलॉइड सब्सटेंस है, यहां मैं लिख रहा हूं उसके बारे में। रेसरपिन एन एल्केलॉइड, ये एक एल्केलॉइड सब्सटेंस है, सबसे पहली बात, ठीक है। एल्केलॉइड सब्सटेंस होने के साथ साथ अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगली बात, ये जो रेसरपिन है स्टूडेंट्स, ये एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक। तो एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी साइकोटिक ड्रग जो है उसके फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है। और आप कह सकते हैं ऑल्सो कंट्रोल द बीपी, ब्लड प्रेशर भी ये कंट्रोल करता है। तो ये जो रेसरपिन सब्सटेंस है, अगर डिफरेंट रीजन्स ऑफ हिमालय से आप ऑब्टेन करेंगे तो इस सब्सटेंस, मतलब इस प्लांट का जो रेसरपिन सब्सटेंस है, उसकी पोटेंसी में, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस में और उसकी कंसंट्रेशन में आपको वेरिएशन मिलेगा। तो ये वेरिएशन क्यों था? सेम स्पीसीज का प्लांट है, सेम प्लांट है, ये वेरिएशन क्यों मिला? जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये आपको यहां एक्सप्लेन करके देना चाह रहा है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उस जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ऐसा हुआ। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 259 पे सबसे पहले लिखा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल और इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। The genetic variation shown by the medicinal plant Raulfia vomitoria growing in the different Himalaya region might be term of the potency and concentration of the active chemical reserpin that the plant produce. तो डिफरेंट जो रेसरपिन सब्सटेंस है, रेसरपिन जो सब्सटेंस है, इस रेसरपिन सब्सटेंस की जो पोटेंसी है और आप ये कहेंगे इसकी जो कंसंट्रेशन है, उसमें डिफरेंस या वेरिएशन मिलते हैं। फिर इसके बाद अगला एग्जांपल यहां दिया गया है, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। तो देखिए, आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी के एक स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स हैं या जो प्लांट्स के केस में हम डिफरेंट वेराइटीज कह रहे हैं, उन वेराइटीज को एक्सप्लेन करती है। यहां आपको दे रखा है मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1000 स्ट्रेन्स और वेराइटी ऑफ द मैंगो, ठीक है। राइस के लिए वो कह रहा है मोर देन 50,000 मोर, और मैंगो के लिए यहां लिखा गया है 1000 स्पीसीज और मोर। इसी तरीके से आप वीट के लिए कह सकते हैं। ये कुछ डेटा आपको वहां मिल जाएंगे। अब इसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी के अगले एग्जांपल पे मैं आ रहा हूं। देखो, आपने कहा इट इज रिलेटेड विद द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नंबर। तो एग्जैक्टली किसी कम्युनिटी के ट्रेड्स को स्पीसीज डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करती है, ऐसा आपने पढ़ा। और यहां देखो, आपको किसी एरिया के रेफरेंस में एग्जाम्पल दिया है। जैसे यहां आपको दे रखा है वेस्टर्न घाट, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। तो देखिए, ये कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी में द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स है ये ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स।
ठीक है, तो यहां एग्जाम्पल आपको दे रखा है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एम्फीबियंस के केस में, एम्फीबियंस जो हैं, इन एम्फीबियंस के केस में आप ये कह सकते हैं मोर डाइवर्स देन ईस्टर्न घाट, मोर डाइवर्स देन ईस्टर्न, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स के कंपैरेटिवली ये आप कहेंगे मोर डाइवर्स। पूरा लिख देता हूं, शॉर्ट में लिखा था मैंने, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहां से एग्जैक्टली स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो वेस्टर्न घाट की कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट में कम है। तो ये एम्फीबियंस जो है, देखो एम्फीबियंस आप ये कह सकते हैं क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होंगे ना, ऑब्वियस है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दे रखा है स्टूडेंट्स, इसमें कहा है एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetland, estuaries and alpine meadow has a greater diversity, greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway, ठीक है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है नॉर्वे में वो काफी कम है, दैट इज क्वाइट लो, उससे कंपेयर किया गया है। और यहाँ कहा गया है हमारे यहाँ, जैसे मैंने अभी लिखा था, डेजर्ट है, ओशियन है, ग्रासलैंड है, एस्चुरी है, कोरल रीफ्स हैं, इसमें मैंग्रोव्स आप ऐड कर सकते हैं, रेन फॉरेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, वेटलैंड एरियाज आप ऐड कर सकते हैं। वेटलैंड के केस में ध्यान रखें, देखो रेलिवेंसी बनती है, ठीक है। वेटलैंड एरिया ये जो है, इसका एक एग्जांपल आपको दे रखा है केलादेव नेशनल पार्क, ये ध्यान रखें आप, पॉपुलेशन के चैप्टर में वहां लिखा है इसको, केलादेव नेशनल पार्क जो है वो एक वेटलैंड एरिया है, ठीक है। वेटलैंड एरिया बेसिकली क्या होता है, आप ये कह सकते हैं वाटर ऑक्यूपाइड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है वेटलैंड एरिया, वाटर ऑक्यूपाइड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वेटलैंड एरिया होता है केलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है एस्चुरीज, एस्चुरीज आप ये कह सकते हैं, एस्चुरी लिखा है मैंने, एस्चुरीज आप ये कह सकते हैं जहां रिवर्स जो हैं वो मिलती हैं, डेल्टा बनाती हैं रिवर्स, और किसी बड़े वाटर बॉडी में, सी में जो है वो जाती हैं, तो वो जो पर्टिकुलर साइट है वो एस्चुरीज होती हैं। कोरल रीफ्स आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देखिए कोरल रीफ्स आप कह सकते हैं जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो क्रिस्टल्स फॉर्म है जिसमें स्पेसिफिकली डाइटम्स हैं, उन डाइटम्स का सेल और उनके जो डाइटमेसियस अर्थ वो जो बनाते हैं, उन क्रिस्टल्स या जो कार्बोनेट डिपोजिशन है उसके बीच फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स एसोसिएट करते हैं, सराउंडिंग में उनके फिसेज होती हैं, माउंटेन जैसी लार्ज स्ट्रक्चर ये दिखाई देती हैं, ये कोरल रीफ्स हैं। तो कोरल रीफ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, एस्चुरी भी हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, लेकिन कोरल रीफ और एस्चुरी में से आपको चूज करना हो तो कोरल रीफ आप कहेंगे द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, ठीक है। इसी के अलावा एल्पाइन मीडो आपको दे रखा है, तो जो एल्पाइन टुंड्रा और एल्पाइन मीडो हैं वो एग्जैक्टली बायोम को इंडिकेट करते हैं। फिर कह रहा है इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ द इयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन द 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू। ये काफी पहले लिखा गया था, पुराना डेटा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात मान लें, क्योंकि अब तो लॉस का जो रेट है स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली बढ़ गया है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी हम बात करें और इसको भी हम मान लें तो ये बहुत क्लियर है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को डिपॉजिट करने में लंबा टाइम लगा, नेचर में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई, इसमें काफी टाइम लगा। लेकिन अगर हम इसी स्पीड से लॉस करते रहे, इसी स्पीड से डिस्ट्रक्शन करते रहे, तो इस डाइवर्सिटी को 2 centuries में, क्लियर, वो कह रहा है 2 centuries में हम जो है वो पूरी तरीके से क्या कर देंगे, 2 centuries में हम इसको खत्म कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ द वाइटल एनवायरमेंटल इशू ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न। तो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बहुत एफर्ट्स किए भी जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल की कन्वेंशंस और जो मिटिगेटिंग एफर्ट्स हैं वो भी होते हैं, इस चैप्टर के लास्ट में कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है द वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज ऑन द इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको अगला जो पैराग्राफ दे रखा है उसको मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि इसके साथ साथ
हम जो है वो आगे बायोडाइवर्सिटी के डेटा पे जाएंगे, तो अगले लेक्चर में मैं वो आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कुछ डेटाज दे रखे हैं, जो डाइवर्सिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स हैं वो आपको आगे दे रखे हैं, और ये जो पैटर्न और लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट एक आपको दे रखा है, और स्पीसीज एरिया जो रिचनेस है, ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपको डिस्कस करना है। उससे पहले की जो थीम है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहा है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ठीक है, एनसीईआरटी अपनी खोल लें, पेज नंबर 259 पे मैं पढ़ रहा हूं। ये कह रहा है सिंस देयर वी आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ द ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। जैसे हम 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हमने डिस्कवर और इन्वेंट कर रखी हैं, उनका रिकॉर्ड विद नेम या फिर जो भी टैक्सोनॉमिक रेफरेंसेज है, जैसे हम उसको पब्लिश करते हैं, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज देयर आर ऑन अर्थ। तो वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हम अंदाज नहीं लगा सकते या परफेक्ट आंसर नहीं कर सकते कि कितनी स्पीसीज अर्थ पे होंगी। देखो, शुरू में मैंने आपसे बात की थी, इसी में लिखा है जो रॉबर्ट मे है, उन रॉबर्ट मे का एक साउंड साइंटिफिक एस्टिमेशन है, और उनके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है अर्थ पर उनका नंबर 7 मिलियन तक हो सकता है। आगे मैं इसको पढ़ रहा हूं, या पहले उसी को पढ़ देता हूं। देखिए यहां लिखा है सम एक्सट्रीम एस्टिमेशन रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियंस, बट ए मोर कंजर्वेटिव and scientifically sound estimate made by Robert May places that the global species diversity at about 7 million। तो जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन हो सकती है। ये रॉबर्ट मे का साउंड एस्टिमेशन है। हमारे जैसे लोग 20 to 25 मिलियंस भी कह सकते हैं, 50 मिलियंस तक भी कहते हैं कुछ। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए 1.7 to 1.8 मिलियन अब तक डिस्कवर किया गया है, और रॉबर्ट मे का जो साइंटिफिक एस्टिमेशन है उसको भी अगर हम काउंट कर लें या कंसीडर कर लें, तो 7 मिलियंस ऑफ स्पीसीज में से अभी तक 2 मिलियंस ऑफ स्पीसीज भी इन्वेंट नहीं की गई है। इसका मतलब बहुत लार्ज स्केल पर इन्वेंटरीज और डिस्कवरी जो है वो होना बाकी है। आप जैसे इंटेलेक्चुअल टैक्सोनॉमिक्स नॉमिस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। फिर यहां लिखा है आगे, अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो IUCN है, उसका 2004 का एक डेटा दिया है। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। यहां मोर देन 1.5 मिलियन लिखा है, चैप्टर फर्स्ट में 1.7 to 1.8 मिलियन लिखा है। आप रिसेंट डेटा पे जाएं, 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomic groups, species inventories are more complete. देखिए ये इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। For many taxonomic groups, species inventories are more complete and temperate than the tropical countries. ठीक है, considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to the other groups of animals and plants to come up with the gross estimation। देखिए वो कह रहा है कि एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो है उसको डिस्कवर किया जाना बाकी है, और ट्रॉपिक्स के केस में स्पेसिफिकली कह रहा है, क्योंकि ट्रॉपिक्स जो है उन ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिफिकेशन वैसे भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसको हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है उस ट्रॉपिकल रीजन के बजाय वो कह रहा है कि किसी टेम्परेट कंट्री में या किसी टेम्परेट कंट्री में या रीजन में डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है उसकी स्टडी ज्यादा की जा चुकी है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है उसमें अभी काफी स्टडी किया जाना, उसको डिस्कवर और इन्वेंट किया जाना अभी बाकी है। ठीक है, और जो इकोलॉजिस्ट हैं वो ट्रॉपिकल रीजन की डाइवर्सिटी, और उनमें भी स्पेसिफिकली वो कह रहा है इंसेक्ट्स की जो डाइवर्सिटी है उसको डिटेक्ट करके एक ओवरऑल एस्टिमेशन मेक करने का एफर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स की जो डाइवर्सिटी है वो एनिमल डाइवर्सिटी का 70% है। ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज्यादा है और टेम्परेट में कम है। अब वो कह रहा है द डिस्कवरीज are more complete in temperate countries than the tropics। क्यों है ऐसा? ऑब्वियस है, जहां कम होगी वहां डिस्कवरी ज्यादा हो चुकी होगी ना। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है उन ट्रॉपिकल रीजन में बहुत डाइवर्सिटी है, टेम्परेट रीजन में आप ये कह सकते हैं डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली कम है। तो ऑब्वियस है जहां कम डाइवर्सिटी या लेस डाइवर्सिफिकेशन हुआ है वहां स्टडीज और इन्वेंशंस और ऑब्जर्वेशंस जो हैं दैट विल बी द मोर परफेक्ट। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो डाइवर्सिफिकेशन है उस डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड कुछ डेटाज थे।
डाइवर्सिटी की बेसिक थीम थी, डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया। पहले पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम बात करेंगे, उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी की जो डेटाज हैं उनके रेफरेंस में कुछ पाई चार्ट्स आपको दिए गए उनको डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, उनकी एक एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में लिखी है, उन कंट्रीज की सीक्वेंस भी हमें डिटेक्ट करनी है। क्लियर? सो टाइटल आप मेंशन करें, पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप इन पैटर्न्स पे आ सकते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं ये हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट या ए, यहां जो पैटर्न डिस्कस किया गया है दैट इज द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ठीक है, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस किया गया है, और लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के बाद आप ये कह सकते हैं स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है, एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप, ये स्टूडेंट्स हमें यहां डिस्कस करना है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के जो पैटर्न्स हैं, वी कैन इन्वेस्टिगेट द बायोडाइवर्सिटी, वी कैन अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी, वी कैन गो थ्रू द बायोडाइवर्सिटी बाय ऑब्जर्विंग द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट एंड स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप। कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को यहां से डिटेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये है, पैटर्न हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज द बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। बायोडाइवर्सिटी is not uniform, not uniform। ये यूनिफॉर्मिटी की जो मैं बात कर रहा हूं वो हैबिटेट के रेफरेंस में हो सकता है, एरियाज के रेफरेंस में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक कोई लार्जर जियोग्राफिकल एरिया आपने ले लिया, और इस लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को मैं बायोम कह दूं। लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, मान लीजिए इसको आपने बायोम कह दिया, या कोई और टर्म आप कह सकते हैं जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की जो आप पढ़ते हैं। तो यह जरूरी नहीं है डाइवर्सिटी किसी एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया में, यहां किसी स्पीसीज की रिचनेस हो सकती है। ठीक है, यहां मान लीजिए स्पीसीज ए की रिचनेस है, इस पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज बी जो है वो रिचनेस शो करती है। ठीक है, और यहां आप ये कह सकते हैं कॉमनली बोथ ए एंड बी ये सर्वाइव कर रही है। तो एक पर्टिकुलर एरिया को भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ग्लोबल रेफरेंस अगर हम देखेंगे या ग्लोबली हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली आप ये कह पाएंगे द बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्लेनेट, द बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बायोस्फीयर। तो वो जो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है, इसको भी आप लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? स्पीसीज रिचनेस ए, स्पीसीज रिचनेस बी जो मैंने लिखा है, मतलब ए स्पीसीज की रिचनेस, बी स्पीसीज की रिचनेस इस पर्टिकुलर एरिया में है। तो देखो ए थोड़े से एरिया में डोमिनेट कर रही है, बी जो है वो उससे ज्यादा बड़े एरिया में डोमिनेट कर रही है, और एक इसका से भी बड़ा प्रोपोर्शन है इन दोनों से बड़ा एरिया का, जिसमें ए और बी जो है वो दोनों कॉमनली डोमिनेट कर रही है या कॉमनली सर्वाइव कर रही है। तो आप ये देखेंगे कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो स्पीसीज रिचनेस यहां थ्रू आउट नहीं है, बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अब दो टर्म आपको यहां से स्टूडेंट्स क्लियर करनी चाहिए, एक हम लिखते हैं स्पीसीज रिचनेस और एक हम लिखते हैं स्पीसीज इवननेस। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस में क्या डिफरेंस है? जहां स्पीसीज रिचनेस की मैं बात कर रहा हूं, द रिचनेस ऑफ स्पीसीज, रिचनेस ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंट द अबंडेंस, अबंडेंस। ये स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? अबंडेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, ये अबंडेंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो इवननेस है वो आप ये कहेंगे इवननेस यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है। इवननेस, इट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्मिटी।
ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं ये जो एरिया आपके सामने मैंने बनाया इसमें स्पीसीज ए और बी जो हैं, ये यहां अगर देखें आप तो ए और बी आप ये कह सकते हैं दोनों जो है वो रिचनेस शो कर रही हैं या इवननेस नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में हमने कहा कॉमनली ए एंड बी आर डोमिनेंट, तो दोनों में इवननेस होने की पॉसिबिलिटी, मतलब नंबर ऑलमोस्ट जो है वो सेम होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो एरिया है वो इवननेस को रिप्रेजेंट कर सकता है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिचनेस को। क्लियर? अब सबसे पहले लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पे हम बात करते हैं। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पे हम आ रहे हैं, तो जो दूसरा है इसको मैं हटा देता हूं, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, बहुत सिंपल एक रेफरेंस आपको देखना है, अर्थ के पे आ जाइए आप ये कहते हैं ये है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, और ये नॉर्थ पोल, ये आप कह दीजिए साउथ पोल। क्लियर? 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ठीक है, 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ये स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं। इसके बाद आप देखते हैं ये टेम्परेट जोन आता है, जिसको बेसिकली हम 66.5 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये है टेम्परेट, और टेम्परेट नॉर्थ, ये आप कह सकते हैं टेम्परेट साउथ, और यहां आप देखिए ये नॉर्थ और साउथ जो है टेम्परेट, इनके ठीक बाद इधर ये पोलर रीजन है और इधर ये स्टूडेंट्स पोलर रीजन है। क्लियर? तो ये जो पोलर रीजन है दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ, हम ये कह सकते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ आते आते डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप यहां से कहेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट इस लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के रेफरेंस में मैं लिख रहा हूं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज, कहां से कहां डिक्रीज होंगे ये देखिए आप, levels of biodiversity decreases from equator to poles, levels of biodiversity decreases from equator to poles, नोट कर लें आप इसको, इक्वेटर से पोल्स की तरफ लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स डिक्रीज होंगे। डिक्रीजेस फर्स्ट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ ये डिक्रीज होंगे। फिर आप कह सकते हैं लो लैटिट्यूड, फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ भी डिक्रीज होंगी। इसी के साथ मैं मेंशन कर सकता हूं लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होगी, लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड डिक्रीज होगी, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड डिक्रीज होगी। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, यहां से देखिए ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक्स, ये वाला, ठीक है, यहां से यहां इस रीजन में या इन ट्रॉपिक्स में जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस आप देख सकते हैं
अबंडेंस आप देख सकते हैं। अब ट्रॉपिक से जैसे जैसे टेम्परेट की तरफ हम जाते हैं, टेम्परेट नॉर्थ और टेम्परेट साउथ मैंने लिखा है, वैसे वैसे आप ये कहेंगे डाइवर्सिटी दोनों तरफ डिक्रीज होती चली जाती है। और पोलर रीजन जो है वो बेसिकली लेस और लीस्ट डाइवर्सिटी वाले एरियाज होते हैं। इवन आप ये कह सकते हैं पोलर रीजन बहुत सारे जो हैं वहां, या पोलर रीजन पर बेसिकली वेजिटेशंस जो हैं वो नेग्लिजिबल या बहुत कम प्रेजेंस उनकी होती है। वेजिटेशन लेस एरियाज भी आप इनको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हुई। ये लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां थी? आप कहेंगे मैक्स डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी occur in between 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ये जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन स्टूडेंट्स जो है, इस ट्रॉपिकल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, इस ट्रॉपिकल लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन जो है, इस पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी। आप मैक्सिमम डाइवर्सिटी 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी। अब यहां हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, इसके रीजन भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ट्रॉपिक्स पर हाई डाइवर्सिटी क्यों है? तो देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर जो सोलर रेडिएशंस हैं, इन सोलर रेडिएशंस का पेनिट्रेशन आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट है, ठीक है। जो सोलर रेडिएशंस हैं, इन सोलर रेडिएशंस का जो पेनिट्रेशन है इक्वेटर पर वो डायरेक्ट है। और यहां डायरेक्ट पेनिट्रेशन होने से आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। तो हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, बिकॉज फर्स्ट आप ये कह सकते हैं हाई टेम्परेचर जो रहेगा, इस हाई टेम्परेचर के कारण वाटर साइकिल भी डोमिनेट करती हैं, तो उससे रेनफॉल भी बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो हाई है, वो ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं जो ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है। इसके अलावा सेकंड आप कह सकते हैं लेस सीजनल वेरिएशंस, या लेस सीजनल वेरिएशंस के को ही आप कह सकते हैं रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट। रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट, क्योंकि जो टेम्परेट रीजन है, इन टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशंस की जो एक्टिविटी है, आइस मेल्टिंग की और पोलर कैप्स मेल्टिंग की जो एक्टिविटी है, वो लंबे टाइम तक चलती रहती है और वो होती रहती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं एनवायरमेंट जो है वो एक तरीके से इंटरप्टेड रहता है या डिस्टर्ब्ड रहता है। तो यहाँ लेस सीजनल वेरिएशंस और रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट मिला वेजिटेशंस को, तो आप ये कह सकते हैं स्पीसीएशन के लिए जो है वो ज्यादा टाइम मिल पाया, ठीक है। थर्ड, मोर टाइम फॉर स्पीसीएशन और डाइवर्सिफिकेशन, स्पीसीएशन और डाइवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिटी है उसके बढ़ने के लिए या इंक्रीज होने के लिए यहां रिलेटिवली ज्यादा टाइम मिल पाया। स्पीसीएशन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, डाइवर्सिफिकेशन स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी का इंक्रीज होना। तो जब लेस सीजनल वेरिएशंस थी, एनवायरमेंटल वेरिएशंस कम से कम थी, डिस्टर्बेंसेज और इंटरप्शंस जो है वो कम से कम थे, तो वहां जो स्पीसीज ग्रो कर रही थी उनको ज्यादा टाइम आप ये कह सकते हैं स्पीसीएशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए मिल पाया। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ एनसीईआरटी लिखती है आगे जो मेंशन किया हुआ है, स्पीसीएशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर? स्पीसीएशन, स्पीसीज का जो फॉर्मेशन है इवोल्यूशनरी प्रोसेस से होता है, इज फंक्शन ऑफ
स्पीसीएशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, जो स्पीसीएशन का प्रोसेस है, दैट स्पीसीएशन इज द प्रोसेस, स्पीसीएशन प्रोसेस जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। आप ये कह सकते हैं वो टाइम की फंक्शनिंग। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के डेटाज में पढ़ रहा हूं, उसके बाद बात करते हैं। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपको दिया है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज ए रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवननेस मैंने आपसे डिस्कस किया था। फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन द डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। जो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है डाइवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं डाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. वो कह रहा है डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ आप जाते हैं तो डाइवर्सिटी में एक डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ वो कह रहा है विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडिनल रेंज उनका जो है 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और द पोलर एरियाज। जो टेम्परेट और पोलर एरियाज हैं उनके कंपैरेटिवली वो ज्यादा बड़ी स्पीसीज का आप ये कह सकते हैं एक तरीके से हैबिटेट है, घर है। ठीक है, एक एग्जांपल यहां मेंशन किया गया है, मैंने पहले भी टेम्परेचर जब आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आपसे डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बर्ड स्पीसीज का एग्जाम्पल बताया था। यहां देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये कह रहा है कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स व्हाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ। तो देखिए लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन होता जा रहा है, वैसे वैसे बर्ड स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ हैड 105 स्पीसीज एंड द ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ only 56 species. India, with much of its land area in the tropical latitude, has more than 1200 species of birds. ठीक है, तो एक बर्ड स्पीसीज के थ्रू आप इस एग्जांपल को इसको क्लियर कर सकते हैं कि लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट जैसे जैसे बढ़ता है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे आप ये कह रहे हैं डाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज होने का एक स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है बर्ड स्पीसीज। आप लिख लें, इसको नोट कर लें भले। बर्ड स्पीसीज सबसे पहले स्टूडेंट्स कहा गया कोलंबिया, कोलंबिया में वो कह रहा है 1400 है। इंडिया वो कह रहा है 1200 बर्ड स्पीसीज है। उसके बाद न्यूयॉर्क जो वो कह रहा है 41 डिग्री नॉर्थ पे है, वहां 105 स्पीसीज है। और ग्रीनलैंड एक एग्जांपल आपको दे रखा है, ग्रीनलैंड तो 71 डिग्री नॉर्थ पे है, यहां कह रहा है ओनली 56 स्पीसीज, सिर्फ 56 यहां बची हैं। तो देखिए कोलंबिया जस्ट नियर द इक्वेटर, कोलंबिया जस्ट नियर द इक्वेटर आप कह सकते हैं, ये कोलंबिया जस्ट नियर द इक्वेटर है, अबाउट 4 डिग्री नॉर्थ है, ये 4 डिग्री नॉर्थ। कोलंबिया जस्ट नियर द इक्वेटर अबाउट 4 डिग्री नॉर्थ है, 1400 बर्ड स्पीसीज हैं। और इसके ठीक बाद अगर आप देखें इंडिया 23 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो लोकेट करता है, यहां बर्ड स्पीसीज का नंबर स्टूडेंट्स डिक्रीज होके इंडिया 23 डिग्री नॉर्थ, तो यहां आप देखें क्या है, बर्ड स्पीसीज का नंबर जो है वो स्टूडेंट्स डिक्रीज होकर 1200 हो गया है। फिर आप देखें न्यूयॉर्क के लिए यहां कहा है जो 41 डिग्री नॉर्थ पे लोकेट करता है 105 स्पीसीज, तो आप ये कह सकते हैं टेम्परेट जोन की तरफ एंटर हो गया। और ग्रीनलैंड जो है वो 71 डिग्री नॉर्थ पे लोकेट कर रहा है और यहां वो कह रहा है ओनली 56 स्पीसीज। तो एक शार्प डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। 4 डिग्री नॉर्थ कोलंबिया, ये जियोग्राफिकल डेटा है, आप गूगल कर सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड में बोल रहा हूं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट आप वहां से पता करें। 4 डिग्री, 23 डिग्री, 41 डिग्री, 71 डिग्री। तो एक तरीके से आप देखो ट्रॉपिक्स जो हैं वहां से टेम्परेट और पोलर रीजन की तरफ हम जा रहे हैं। 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। तो नॉर्थ पोल में आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्ड स्पीसीज की डाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहां मेंशन किया गया है, A forest in a tropical region like equator has up to the 10 times as many species of the vascular plants as a forest of the equal area in the temperate region like Midwest of USA. ठीक है, तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल को यहां कंपेयर किया गया।
स्टूडेंट्स वो कह रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट इज 10 times more diverse, 10 times more diverse than temperate. ठीक है, और मिडवेस्ट यूएसए एक एग्जांपल आपको दे रखा है। उसके बाद देखिए इसने लिखा है The largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. It is the home to more than 40,000 species of the plants, 3,000 species of fishes, 13,000 bird species, 420 mammals, 427 amphibians, 427 mammals and 427 amphibians, 378 of the reptiles and more than 1,25,000 vertebrates. Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. तो अगला आपको एक डेटा दे रखा है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी का डेटा है वो आपको देख के वंडरिंग और सरप्राइजिंग लगेगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहां एग्जिस्ट करती है। हालांकि इंसान ने इसको कम करने का लगातार प्रयास किया है, लगातार एफर्ट किया है और वो काफी अपने प्रयास में सफल भी रहा है। ठीक है, आपको बायोडाइवर्सिटी के लॉस में पढ़ने को मिलेगा कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, एक टाइम में टोटल लैंड हैबिटेट का, लैंड एरिया का 14% ये कवर करते थे, और अब जो है वो आप ये कह सकते हैं लेस देन 6% ये कवर करते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज जो हैं उन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं कि आप जब लग जाते हैं तो नेचर को डिस्ट्रॉय करने में भी आप पीछे नहीं रहते। ठीक है, हालांकि हमने नहीं किया, अमेरिकी ने किया है, हमारा योगदान उसमें कम है। ठीक है, तो देखो टाइटल लिखो आप, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसको आप लिखते हैं। ठीक है, लोकेटेड साउथ अमेरिकन रिवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अमेजन रिवर ठीक है, साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, यहां ये लोकेट करता है। मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट ये है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग ऑफ अर्थ। ठीक है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ अर्थ। और ये स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज 20% ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ टोटल, 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबिलिटी कहां से होती है? बड़ा हो जाएगा थोड़ा। 20% ऑफ ऑक्सीजन, या सिर्फ एक वर्ड लिख देता हूं, प्रोवाइड 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, लंग्स ऑफ अर्थ इसलिए इनको कहा जाता है। डाइवर्सिटी अगर आप देखें, बायोडाइवर्सिटी, अगर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा ये। यहां 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 species of fishes, ठीक है, 1300 birds species, 427 mammals, 427 amphibians,
amphibians, 378 reptiles, ठीक है ना, 1,25,000 इंसेक्ट्स। ये इतनी स्पीसीज के होने की बात की जाती है, मतलब इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है, ऐसा डेटा आज आपको दिए गए हैं, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। और साइंटिफिक एस्टिमेशन जो है, साइंटिफिक एस्टिमेशन जो है स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग मोर देन 2 millions of insects, 2 millions of insects स्पीसीज जो हैं वो अमेजन एंड रेन फॉरेस्ट में अकेली एग्जिस्ट करती हैं, जबकि डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड जो डेटा है वो 1,25,000 ओनली है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो ये जो है वो काफी कम है, तो इसका मतलब बहुत सारी इन्वेंशन और डिस्कवरी जो है वो होना अभी बाकी है, ठीक है। 20 लाख तक करीब ये कह रहा है 20 लाख स्पीसीज ऑफ द इंसेक्ट्स, इतना अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहा गया व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो ट्रॉपिक्स हैं उनमें ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों है, इसका स्पेसिफिकेशन, या ऐसा क्या स्पेसिफिक वहां है। और उसके बाद कहा गया ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time. मैंने यहां लिखा है speciation is a function of time, मतलब speciation जो है नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन है वो टाइम के साथ होता है। आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं speciation is the function of time, ये नोट किया आपने। उसके बाद ये कह रहा है unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of the years. तो जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड थे, ये जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड थे, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वो कह रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब रहे। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट रहा, और अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट रिलेटिवली ये रहा, तो इसको स्पीसीएशन के लिए ज्यादा टाइम मिला, और आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी अपनी मैक्सिमाइज कर पाया। साथ में एनवायरमेंटल कंडीशंस भी यहाँ परफेक्ट थी बिकॉज ऑफ द हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल था। फिर कहा गया हैड ए लॉन्ग evolutionary time for species diversification. Second, B लिखा है tropical environment unlike temperate ones are less seasonal, relatively more constant and predictable. ठीक है, such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity. तो niche specialization यहाँ क्यों कहा गया है? देखिए, niche specialization या niche specialization को समझ लीजिए, जो स्पीसीज वहां प्रेजेंट हैं वो अपना अगर बेस्ट फंक्शनल सिचुएशन कंडीशन ऑक्यूपाई कर पाती हैं, वो अपना बेस्ट सर्वाइवल ऑक्यूपाई कर पाती हैं, तो उसको निके हम कहते हैं। और यहां एनवायरमेंटल कंडीशंस भी ऑप्टिमम है, टेम्परेचर हाई है, उससे वाटर साइक्लिंग डोमिनेट कर रहा है, रेनफॉल हाई है, इस कारण से वहां प्रोडक्टिविटी हाई आती है। और ऐसा होने से स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि यहाँ की जो स्पीसीज है उनको सर्वाइवल के लिए ज्यादा बेटर कंडीशंस मिल पाई। तो ये जो ट्रॉपिक्स की ऑर्गेनिज्म है, ये स्पीसीज है, ये स्टैब्लिश करती हैं निके स्पेशलाइजेशन, ठीक है, या ये इनके निके जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, दोनों तरफ आप कह सकते हैं, नॉर्थ और साउथ। ट्रॉपिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए आप ये कहेंगे इनको डाइवर्स होने के लिए, इनके डाइवर्सिफिकेशन के लिए इनको ज्यादा सुटेबल कंडीशंस मिली। और लास्ट लिखा है इसने स्टूडेंट्स, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल in the tropics which contribute to the higher productivity that in turn might contribute indirectly to the greater diversity. more solar input, high temperature लिखा है ना आपने, देखिए हाई टेम्परेचर कैसे हुआ, मैंने इधर कहा था सोलर रेडिएशंस का डायरेक्ट इनपुट है, तो आप कहेंगे ट्रॉपिक्स में more input of solar radiations, और more input of solar radiation से क्या हुआ, आपने कहा प्रोडक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट्स बढ़ गई, हाईली प्रोडक्टिव हो पाया, और हाईली प्रोडक्टिव होने के कारण
यहां की जो डाइवर्सिटी है या जो डाइवर्सिफिकेशन है वो यहां डोमिनेंटली हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है स्टूडेंट्स स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ डेटा जो मैं इकोसिस्टम के बारे में बात आपसे कर रहा था उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वापस आप पेज नंबर 260 पे आए और 260 में शुरू से हम पढ़ लेते हैं। लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी। और यहां वो कह रहा है मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स comprise no more than 22% of the total। तो टोटल का 22% जिसमें भी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सब आ गए हैं, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंजाई को भी इंक्लूड करके वो कह रहा है एनिमल्स की 70% डाइवर्सिटी जो है उसके कंपैरेटिवली ये 22% भी नहीं होता है। ठीक है, अब एनिमल्स का ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन क्यों हुआ ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपसे क्लियर किया था 1 to 7 में। इसके बाद वो कह रहा है among animals, insects are the most species rich taxonomic group, making up more than 70% of the total. That means out of every 10 animals on this planet, 7 are the insects. Again, how do we explain this enormous diversification of insects? Insects का जो enormous diversification है उसको भी मैंने explain कर दिया था, जिसमें हमने कहा था जो chitinous उन पे layer है या wall है उसके कारण वो protected हैं, उनको strength मिलती है sorry, उनको स्ट्रेंथ मिलती है इसलिए वो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अपना कर पाए। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो यहां कुछ पाई चार्ट दिए हैं, देखो स्टूडेंट्स, एक इन्वर्टिब्रेट का दिया है, एक वर्टिब्रेट का दिया है, एक प्लांट्स का दिया है। ये AIPMT 2014 में इन्वर्टिब्रेट पूछा गया था, तो आपको क्या करेगा, ये पाई चार्ट दे देगा, इसकी लेबलिंग हटा देगा और ऐसे कैसा ABCD या किसी भी तरीके से उनको मार्क करके आपसे पूछ लेगा। तो इन्वर्टिब्रेट्स में आप देखें मोर देन 70% इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर आप देखें अदर एनिमल ग्रुप से दिखाया गया है, मॉलस्क्स की डाइवर्सिटी उस तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है, 3rd पोजीशन है, और क्रस्टेशियंस जो है उनमें सबसे कम दिखाए गए हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखें सबसे ज्यादा फिशेज, उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एम्फीबियंस और मैमल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हालांकि रेप्टाइल्स ज्यादा हैं, मैमल्स और एम्फीबियंस जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एम्फीबियंस ही कुछ ज्यादा आपको मिल सकता है। प्लांट्स में देखिए आपको फंजाई और एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट इक्वल दी गई है और होती भी है, बराबर डाइवर्सिटी करीब करीब आपको मिल जाएगी, हालांकि एंजियोस्पर्म्स कुछ ज्यादा हैं। उसके बाद फर्न्स एंड एलाइज दिए गए हैं, तो ये ब्रायोफाइट्स, फर्न्स आप जानते हैं टेरिडोफाइट्स में काउंट होते हैं, तो ब्रायोटेरिडो इनको आप काउंट कर सकते हैं। एल्गी की डाइवर्सिटी है, मॉसेज को अलग दे रखा है और लाइकेंस दे रखे हैं। तो ये पाई चार्ट बिल्कुल परफेक्टली आप ऑब्जर्व कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। देखो ये मैं शुरू में ही आपसे डिस्कस कर चुका था कि जो माइक्रोब्स हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, उनको टेक्सोनोमिक डेटा में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि हमारे टेक्सोनोमिक मेथड्स कन्वीनियंट नहीं है। वो कह रहा है बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। द प्रॉब्लम इज दैट द कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। दो बड़ी बातें हैं, एक तो वो कह रहा है कि हमारे टेक्सोनोमिक मेथड्स जो हैं वो इतने सुटेबल नहीं हैं कि हम जो हैं वो इन माइक्रोब्स की या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी डाइवर्सिटी को डिटेक्ट कर पाएं, काउंट कर पाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे वो कहना चाह रहा है, यहाँ किसी मतलब बहुत सारी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज हैं जिनको आप कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, तो उनको काउंट कर पाना या उनकी डाइवर्सिटी का जो है वो डेटा निकाल पाना मुश्किल है। अगर ऐसा हो पाता, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और द मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर द डेलिनेटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप, ये जो माइक्रोब्स और प्रोकैरियोट्स हैं इनके अगर मॉलिक्यूलर बेसिस को ले लिया जाए, मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी जो सेल के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उस लेवल की डाइवर्सिटी को देख लिया जाए, तो ये कह सकता है कि अकेले इनका नंबर जो है वो भी मिलियंस में हो सकता है। ठीक है, अब इंडिया के बारे में बात की गई। इंडिया का रेफरेंस एक पूरा पैराग्राफ आपको पेज नंबर 261 पे पढ़ना है। ये सिर्फ मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि सारा इसमें लिखा है। कुछ कंट्रीज के नाम आपको लिखने हैं जो आप लिख सकते हैं। ये कह रहा है ऑल्दो इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 8.1%। ग्लोबल डेटा का 2.4%, जो ग्लोबल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसका 2.4% एरिया इंडिया कवर करता है, जबकि डाइवर्सिटी दुनिया की 8.1% ये रखता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी काफी ज्यादा इंडिया होल्ड करता है। दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं इनमें स्टूडेंट्स
अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज हैं, जिसमें आप कहेंगे ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, पेरू, मलेशिया, इक्वेडर, इंडिया, तो इंडिया की 8th पोजीशन यहां है आउट ऑफ 12। ऑस्ट्रेलिया और चाइना भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आप कहेंगे ब्राजील 1, कोलंबिया 2, मैक्सिको 3, इंडोनेशिया 4, पेरू 5, मलेशिया 6, इक्वेडर 7, इंडिया 8, जायरा 9, चाइना 10, मेडागास्कर 11 एंड ऑस्ट्रेलिया 12। ये मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं 12, ठीक है। जिसमें वो कह रहा है नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ द एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया में 45,000 वो कह रहा है 45,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर हम रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन को अगर ले लें, कंसीडर कर लें, जैसे रॉबर्ट मे ने कहा था कि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज तो अभी डिस्कवर्ड है, लेकिन इनका नंबर जो है वो 7 मिलियन तक हो सकता है। तो 7 मिलियन के डेटा के अकॉर्डिंग हम जाएं और इंडिया की जो डिस्कवर्ड जो डाइवर्सिटी है उस पे उस रेशियो को हम पुट कर दें, तो हमारे यहाँ सिर्फ 22% डाइवर्सिटी जो है उसका इन्वेंशन या उसकी डिस्कवरी अभी हो पाई है, ठीक है। वो कह रहा है अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू द इंडियाज डाइवर्सिटी figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। अगर रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो इंडिया में 1 लाख से ज्यादा प्लांट स्पीसीज और 3 लाख से ज्यादा एनिमल स्पीसीज अभी खोजा जाना बाकी है, उनकी डिस्कवरी होना बाकी है। Would we ever be able to complete the invention or the biological wealth of our country? ठीक है, क्या हम कभी इस काबिल हो पाएंगे या ऐसा कर पाएंगे कि हमारी कंट्री की जो इकोलॉजिकल वेल्थ है या एनवायरमेंटल वेल्थ है उसको डिस्कवर कर पाएंगे? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हालांकि हम कभी नहीं कर पाएंगे पूरा डिस्कवर, क्योंकि जब तक हम पूरा डिस्कवर करेंगे या डिस्कवरी होगी, कुछ स्पीसीज जो है वो यहाँ से परमानेंटली निकल लेंगी, मतलब वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी। तो ये कह रहा है कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर टेक्सोनॉमिक्स, जैसा मैंने आपको कहा था, आप जैसे लोगों की जरूरत है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस। अब ये जो है कि हम क्या कभी डिस्कवर कर पाएंगे, इस पर हम बहुत पॉजिटिव तो होते हैं और बहुत होप करते हैं, लेकिन ये सिचुएशन तब होपलेस हो जाती है, द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेज द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कि इनमें से एक बड़ा नंबर, बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो विलुप्तता के खतरों का सामना कर रहा है, दैट फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो उनको डिस्कवर किए जाने से पहले ही वो नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Before we discover them, nature's biological library is burning even before we catalog the title of all the books stocked there। वो कह रहा है कि नेचर की जो बायोलॉजी है वो जल रही है। आप जब तक जितनी सारी बुक्स हैं उनके टाइटल को कैटलॉग करेंगे, उनको लिस्टेड करेंगे, तब तक बहुत सारी बुक्स जो है वो वहां से क्या हो जाएंगी, जल चुकी होंगी या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी का हमारा जो कंजर्वेशनल एस्पेक्ट से पहले जो लॉस है, उस लॉस पे भी यहां बात की गई है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली पैटर्न ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी, उसमें लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट हमने डिस्कस किया, ट्रॉपिक्स में ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है इसको हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, लेकिन इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लेंगे, जिससे हम जो है वो अब तक का बायोडाइवर्सिटी में कंटेंट जो आपने डिस्कस किया है उसको आप पूरा कर सकें। एंजॉय द इकोलॉजी। Thank you.